भागती भूख, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी औरत चुटकियों में ताड़ जाती है। उस आदमी के लंबे चौड़े डील डौल से उसकी सही उम्र का पता नहीं लगता था, पर उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच कुछ भी हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर काव्या गोरी चिट्टी छरहरे बदन की गुड़िया से दिखने वाली एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। मुश्किल से अभी उसने 20वां वसंत पार किया होगा। कुछ महीने पहले दुख क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है, वह जानती तक ना थी। माँ बाप के प्यार और स्नेह की शीतल छाया में काव्या बढ़िया जिंदगी गुजार रही थी, पर दुख की एक तेज आंधी आई और उसके परिवार के सिर से प्यार, स्नेह और सुरक्षा की वह पिता रूपी शीतल छाया छिन गई। अभी काव्या दुखों की इस आंधी से अपने और अपने परिवार को निकालने के लिए जद्दोजहद कर ही रही थी कि एक नई समस्या उसके सामने आकर खड़ी हुई। उस दिन काव्या अपनी नई नई लगी नौकरी पर पहुंचने के लिए घर से थोड़ी दूर ही आई थी कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक बारगी तो काव्या घबरा उठी थी, फिर संभलते हुए बोली, क्या है? वह आदमी उसे भूखी नज़रों से घूर रहा था, फिर बोला, तू बहुत ही खूबसूरत है। क्या मतलब? उसकी आंखों से झांकती भूख से डरी काव्या कांपती आवाज़ में बोली, रंजन नाम है मेरा और खूबसूरत चीज़ें मेरी कमजोरी हैं। उसकी हवस भरी नज़रें काव्या के खूबसूरत चेहरे और भरे जिस्म पर फिसल रही थीं। खासकर खूबसूरत लड़कियां, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरा दिल उन्हें पाने को मचल उठता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने अंदर के डर से लड़ती हुई काव्या कठोर आवाज़ में बोली, मेरे सामने से हटो, मुझे अपने काम पर जाना है। चली जाना, पर मेरे दिल की प्यास तो बुझा दो। काव्या ने अपने चारों ओर निगाह डाली। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। लोगों को देखकर उसके डरे हुए दिल को थोड़ी सी राहत मिली। उसने हिम्मत करके अपना रास्ता बदला और रंजन से बचकर आगे निकल गई। आगे बढ़ते हुए भी उसका दिल बुरी तरीके से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे रंजन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे मुड़कर देखा। रंजन को अपने पीछे ना पाकर उसने राहत की सांस ली। काव्या लोकल ट्रेन पकड़कर अपने काम पर पहुंची, लेकिन उस दिन उसका मन पूरे दिन अपने काम में नहीं लगा। वह दिन भर रंजन के बारे में ही सोचती रही। जिस अंदाज से उसने उसका रास्ता रोका था, उससे बातें की थी, उससे इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता था कि रंजन की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी काव्या थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बंधाई कि रंजन कोई सड़क छाप बदमाश था और वक्ती तौर पर उसने उसका रास्ता रोक लिया था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन काव्या की यह सोच गलत साबित हुई। रंजन ने आगे भी उसका रास्ता बार बार रोका। कई बार उसकी इस हरकत से काव्या इतनी परेशान हुई कि उसका जी चाहा कि वह सब कुछ अपनी माँ को बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही कि इससे पहले से ही दुखी उसकी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे इतना ना सोचना पड़ता। पापा की याद आते ही काव्या की आंखें नम हो उठतीं। उनके रहते उसका परिवार कितना खुश था। मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्यों का परिवार था उसका। उसके पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मज़े में चल रहा था। जहाँ काव्या अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती थी। उस दिन काव्या के पापा अपनी कंपनी के काम के चलते मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सर के बल सड़क पर जा गिरे। उससे उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोटें लग गई थीं। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव के चलते कार वाले ने उसके घायल पापा को
उठाकर नज़दीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर फरार हो गया। पापा की जेब से मिली आई कार्ड पर लिखे मोबाइल नंबर से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फ़ोन किया तो वे सब बदहवास अस्पताल पहुँचे। पर वहाँ पहुँचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया, उसे देखकर उनका कलेजा मुँह को आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें खुलीं तो वे किसी को नहीं पहचान पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का ना थमने वाला एक दौर। डॉक्टरों ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना होगा। इसका खर्च उन्होंने 2.5 लाख रुपए बताए। किसी तरीके से रुपयों का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ, पर इससे कोई खास फायदा ना हुआ। उन्हें विभिन्न यंत्रों के सहारे एसी वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। काव्या की माँ के गहने तक बिक गए। फिर नौबत यहाँ तक आई कि उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। बुरी तरीके से टूट चुकी काव्या की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुँह को आ जाता। पर अपने बच्चों के लिए वे अपने आप को किसी तरीके से बस संभाले हुए थीं। कभी कभी उन्हें लगता कि पापा की हालत में सुधार हो रहा है तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जागती, पर अगले ही दिन उनकी हालत बिगड़ने लगती तो यह आशा टूट जाती। 1.5 महीना बीत गया और अब ऐसी हालत हो गई। पापा को लेकर सरकारी अस्पताल में गए, पर वहाँ बेड ना होने के चलते उन्हें एक रात बरामदे में गुजारनी पड़ी। वही रात पापा के लिए कयामत की रात साबित हुई। काव्या के पापा की सांसों की डोर टूट गई और उसके साथ ही उम्मीद की किरण हमेशा के लिए बुझ गई। फिर तो उनकी जिंदगी दुख, पीड़ा और निराशा के अंधकार में डूबती चली गई। तब तक काव्या एमबीए का फाइनल इम्तिहान दे चुकी थी। बुरे हालात को देखते हुए और अपने परिवार को दुख के इस भंवर से निकालने के लिए काव्या नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसे एक प्राइवेट बैंक में 20,000 रुपये की नौकरी मिल गई और उसके परिवार की गाड़ी खिसकने लगी। तब उसके छोटे भाई की पढ़ाई का आखिरी साल था। उसने कहा कि वह भी कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेगा, पर काव्या ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। 20 साल की उम्र में काव्या ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी ले ली थी, पर इसे संभालते हुए कभी कभी वह बुरी तरीके से परेशान हो उठती। तब वह रोते हुए अपनी माँ से कहती, माँ, आखिर पापा हमें छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। तब उसकी माँ उसे बाहों में समेटते हुए खुद भी रो पड़ती। धीरे धीरे दुख का आवेग कम हुआ और फिर काव्या का परिवार जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गया। समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ सब कुछ एक ढर्रे पर चलने लगा। तभी यह एक नई समस्या काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। काव्या जानती थी कि बड़ी मुश्किल से उसकी माँ और छोटे भाई ने उसके पापा की मौत का गम सहा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वे यह सदमा सहन नहीं कर पाएंगे और उसका परिवार, जिसे संभालने की वह भरपूर कोशिश कर रही है, टूटकर बिखर जाएगा। काव्या ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस निश्चय पर पहुंची कि उसे एक बार रंजन से गंभीरता से बात करनी होगी। उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताकर उससे गुजारिश करनी होगी कि वह उसे बख्श दे। उम्मीद तो कम थी कि वह उसकी बात को समझेगा, पर फिर भी उसने एक कोशिश करने का मन बना ही लिया। अगली बार जब रंजन ने काव्या का रास्ता रोका तो वह बोली, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। रंजन उसके खूबसूरत चेहरे को देखता हुआ बोला, मेरा यकीन करो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। रंजन काव्या को लेकर सड़क के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और फिर बोला, क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ तो लेना होगा, तुम्हारी जो मर्जी हो मंगवा लो। रंजन ने काव्या और अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई
और जब वे कॉफ़ी पी चुके तो वह बोला, हाँ अब कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? देखो, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझते हो। काव्या ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, मैं एक मध्यम और इज्जतदार परिवार से हूँ, जहाँ लड़की की इज्जत को काफ़ी अहमियत दी जाती है। अगर उसकी इज्जत पर कोई आँच आई तो उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आजकल मेरा परिवार जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसमें ऐसी कोई बात मेरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। कैसी मुश्किलों का दौर? रंजन ने जोर देकर पूछा। काव्या ने उसे सब कुछ बताया, फिर अपनी बात खत्म करते हुए बोली, मेरी माँ और भाई बड़ी मुश्किल से पापा की मौत के गम को बर्दाश्त कर पाए हैं। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कहते कहते काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। इसीलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पल भर के लिए रंजन की आंखों में दया और हमदर्दी के भाव उभरे, फिर उसके होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान फैल गई। रंजन काव्या के जुड़े हाथों को थामता हुआ बोला, मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और प्यार भी। तू रानी बनकर राज करेगी। काव्या को समझते देर ना लगी कि उसके सामने बैठा आदमी इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। उसके सामने रोने, गिड़गिड़ाने और दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। उसे तो उसी की भाषा में समझाना होगा। वह मजबूरी भरी भाषा में बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या तुम मुझे बख्श दोगे? बिल्कुल। रंजन की आंखों में तेज चमक जागी। बस एक बार मुझे अपने हुस्न के दरिया में उतरने का मौका दे दो, बस एक बार। हाँ ठीक है। काव्या ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मैं तुम्हें यह मौका दूंगी, लेकिन कब? बहुत जल्द, काव्या बोली। पर याद रखो, सिर्फ एक बार। कहने के बाद काव्या उठी, फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर चल पड़ी। तुम एक बार मेरे जाल में फंसो तो सही, फिर तुम्हारे पंख ऐसे काटूंगा कि तुम उड़ने लायक ही नहीं रहोगी। रंजन बुदबुदाया। रात के 12 बजे थे। काव्या महानगर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक नई बन रही इमारत की 10वीं मंजिल की छत पर खड़ी थी। छत के चारों ओर अभी रेलिंग नहीं बनी थी और थोड़ी सी लापरवाही के चलते छत पर खड़ा कोई शख्स छत से नीचे गिर सकता था। काव्या ने इस समय बहुत ही भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसकी जवानी छलक रही थी। इस समय उसकी आंखों में एक हिंसक चमक उभरी हुई थी और वह जंगल में शिकार के लिए निकले किसी चीते की तरह चौकन्नी थी। अचानक काव्या को किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आंखें सीढ़ियों की ओर लग गईं। आने वाला रंजन ही था। उसकी नज़र जब कयामत बनी काव्या पर पड़ी तो उसकी आंखों में हवस की तेज चमक उभर आई। वह तेजी से काव्या की ओर लपका, पर उसके पहले ही काव्या के करीब पहुँचे, काव्या के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान उभरी और वह उससे दूर भागी। काव्या, मेरी बाहों में आओ। रंजन उसके पीछे भागता हुआ बोला। दम है तो पकड़ लो, काव्या हंसते हुए बोली। काव्या की इस कातिल हंसी ने रंजन की पहले से ही भड़की हुई हवस को और भड़का दिया। उसने अपनी रफ्तार तेज की, लेकिन काव्या की रफ्तार उससे भी ज़्यादा थी। थोड़ी देर बाद हालात ये थे कि काव्या छत के किनारे किनारे तेजी से भाग रही थी और रंजन उसका पीछा कर रहा था। पर हिरनी की तरह चंचल काव्या को रंजन पकड़ नहीं पा रहा था। रंजन की सांसें उखड़ने लगी थीं और फिर वह एक जगह रुककर हाँफने लगा। इस समय रंजन छत के बिल्कुल किनारे खड़ा था, जबकि काव्या उसके ठीक सामने खड़ी हिंसक नज़रों से उसे घूर रही थी। अचानक काव्या तेजी से रंजन की ओर दौड़ी। इससे पहले कि रंजन कुछ समझ सके, उछलकर अपने दोनों पैरों की ठोकर रंजन की छाती पर मारी। ठोकर लगते ही रंजन के पैर उखड़े और वह छत से नीचे जा गिरा। उसकी लहराती हुई चीख उस सुनसान इलाके में गूंजी। फिर धड़ाम की एक तेज आवाज़ हुई।
दूसरी ओर काव्या विपरीत दिशा में छत पर गिरी थी। काव्या कई पलों तक यूं ही पड़ी रही, फिर उठकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। जब वह नीचे पहुंची तो रंजन को अपने ही खून में नहाया जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसमें खौफ और हैरानी के भाव ठहर गए थे। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी भयानक होगी। काव्या ने नफरत भरी एक नज़र रंजन की लाश पर डाली